प्यारे पाठ को नमस्कार। लूसी हत्याकांड मनोरंजन से भरपूर मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी जाने क्या क्या इस कहानी का लुत्फ उठाइए। लूसी हत्याकांड सस्पेंस से भरपूर। लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था कि रोमी जी नहीं, ये मैंने खुद अनुभव किया है। रोमी उन्हें भी सारी बातें बता देता है कि वह लड़की नहीं बल्कि 100 साल की बुढ़िया थी जिसे देखकर वे बहुत डर गया था। उसने वो बात भी उन्हें बताई जो शबाना ने उसे बताई थी। मित्रों, सुनते रहिए। पिछले भाग में हमने प्रेत के बारे में, शमशान घाट के अंदर जो हुआ था उसके बारे में जो है रोमी ने बतलाई बात। अब इसके आगे का जो भाग है, आगे की कहानी है, बहुत पेचीदा और बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान से सुनिए मित्रों। रोमी, अब आप ही बताइए पापा, यह सब वहम है या हकीकत? जबकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसे छूकर महसूस किया है, इस बात को मैं कैसे झुठला सकता हूँ? जॉर्ज, देखो बेटा, जॉर्ज जो है लूसी के जो पिता है जॉर्ज, देखे बेटा, जो किस्सा आपने मुझे और शबाना को बताया है वो कोई झूठी कहानी नहीं है बल्कि सच्ची बात है। बेटा, तुम कब्रिस्तान में मत जाया करो। ये भटकती आत्माएं बच्चे कच्ची और कमज़ोर आत्माओं में बड़ी सरलता से प्रवेश कर जाती है, बाद में बहुत दिक्कत आती है। अब तुम एक काम करो, तुम दोनों बिमला के घर चले जाओ और उससे मिल आओ। उन्हें हमारे आने का संदेश भी दे देना। रोमी, ठीक है पापा। वो दोनों बिमला के घर पहुंचते हैं। बिमला के पिताजी, आओ बेटा आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, बड़े दिन हो गए हैं, मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। मम्मी पापा को भी ले आते। एल्बर्ट, मम्मी पापा ने आपके लिए संदेश भेजा है, वो 1-2 दिन में आपसे मिलने आएंगे। हमारी चुलबुली बिल्लो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है, जरा बुलाइए। राजेश्वर, बिल्लो कहाँ है? अरे तेरे मास्टर जी आए हैं, जल्दी से आ जाओ और चाय लेकर आना। बिल्लो, जी भैया, मैं यहाँ छत पर हूँ, अभी आते हैं। राजेश्वरी इनके पिता का नाम भी था और राजेश्वर उनके भाई का नाम भी था। कई बार दुख कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई है इसका का नाम है जो ऑफिस में काम करते थे, राजेश्वर। तो और बताइए वकील साहब, लूसी के कत्ल का कोई सुराग मिला? एल्बर्ट, ये केस तो पुलिस भी सुलझा नहीं पाई है। ये केस अब तो जासूस को दे दिया गया है। बहुत जल्द कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। बिमला, अरे रोमी भैया, आप भी नमस्ते। जयराम जी की, मास्टर जी आप तो बहुत जल्दी रास्ता भूल गए। रोमी, बिल्लो, हमारी वैसी की वैसी है चंचल। अरे हम तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आए, हमने सोचा कि हम भी देख आते हैं कि हमारी होने वाली भाभी किस हाल में है। बिमला, रहने दो भैया, मस्का लगाने में क्या मास्टर जी कम थे जो आप आजकल मास्टर जी की कॉपी कर रहे हैं, जो आप भी लग गए। खैर, हमें आपकी बात पर यकीन है भैया। आप चाय के साथ बिस्कुट नमकीन लेंगे या मेरी पसंद की गोभी के पकोड़े? जल्दी बोलिए, कहीं चाय सुहा ना हो जाए। रोमी, क्या बात है, तुमने तो हमारी मन की बात कह दी। पकोड़ों के साथ तो चाय का
मजा ही बदल जाएगा। क्यों एल्बर्ट, ठीक है ना? एल्बर्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तो पालक और प्याज के पकोड़े बड़े पसंद हैं। पर जो तुम्हारा दिल है वही बना लो। बिल्लो, बस मैं यूं गई और यूं आई। राजेश्वर, चल अब जाएगी भी या ऐसे ही बक बक करती रहेगी? बिल्लो जैसे ही रसोई के दरवाजे तक पहुंची है वो जोर से चिल्लाती है। राजेश्वर एल्बर्ट से कहता है कि वो जाकर देखे कि कहीं कोई छिपकली तो नहीं है। राजेश्वर दौड़कर रसोई में जाते हैं। एल्बर्ट, क्या हुआ? बिल्लो, ककरोच था, वो रहा। रोमी, सब ठीक तो है ना? एल्बर्ट, यार सब ठीक है, रसोई में कॉकरोच आ गया है। बिल्लो, यहाँ तो कोई कॉकरोच नहीं है। बिल्लो, तुम तो भैया से ऐसे चिपक कर बैठ गई और जैसे शादी मुझसे नहीं भैया से करनी है। आपको मेरा ख्याल नहीं आया? चिल्लाती नहीं तो और क्या करती? आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। लूसी दीदी की याद में आप तो हमें भूल ही बैठे। आज आप कई महीनों के बाद आए हैं। मेरे लिए तो एक एक पल कितना भारी हो रहा है। जरा सी आहट पर ऐसा लगता है कि आप आए हैं। एल्बर्ट, अच्छा पहले अपनी भीगी हुई पलकों को सुखा लो। अरे पगली, अब चुप भी हो जाओ। तुम तो गंगा जमुना बहाने लगती हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी याद नहीं आती? एक पल भी ऐसा नहीं होता जिस पल हम तुम्हें याद नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हमसे किसी ने हमारी अनमोल चीज को हमसे दूर कर दिया हो। इसलिए तो आज पापा से शादी की बात करने आए हैं। हमारी मम्मी पापा भी एक दो दिन में शादी की तारीख पक्की करने आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और इंतज़ार कर लो बस। अब तो खुश हो जाओ। अब यूं आंसू मत बहाना और हमारा दिल ना दुखाना। ये कहते हुए एल्बर्ट बिल्लो उनके हाथ को अपने हाथ में लेके चूम लेता है। बिल्लो, मम्मी पापा तो बरेली गए हैं, 2 दिन में लौट आएंगे। लो, आपसे बातें करते करते पकोड़े भी तैयार हो गए। आप चलिए, मैं आती हूँ। एल्बर्ट, अरे भैया, हम तो शादी की बात करने आए थे, पर मम्मी पापा तो बरेली गए हुए हैं। बिल्लो ने बताया कि वो 2 दिन बाद आएंगे। मम्मी पापा भी यहाँ आना चाहते थे। तुम्हें बताओ क्या करें? तारीख पक्की करने के लिए अब आप ही बताइए कि कैसे करें। आप तो जानते ही हैं कि लूसी के जाने के बाद वो कितने उदास रहने लगे हैं। राजेश्वर, तुम चिंता मत करो एल्बर्ट, मम्मी पापा भी इसी महीने में बिल्लो की शादी करना चाहते हैं। तुम इसी महीने में बारात लाने की तैयारी कर लो। मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगा। तुम्हारी मम्मी पापा जो भी तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर होगी। एल्बर्ट, मम्मी जी ने जो पंडित जी से बात की थी उस हिसाब से नवंबर महीने की 20 तारीख तक तय हो सकती है। बोलो बोलो। अरे बाकी मम्मी पापा जाएंगे तो बात कर ही लेंगे। राजेश्वर, ठीक है, हमें मंजूर है, हम भी तैयारी कर लेते हैं और आप भी तैयारी कर लीजिए, मैं पापा से बात कर लूँगा। एल्बर्ट, ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। बिल्लो का ख्याल रखना। एक दिन जयप्रकाश और दलजीत सदर कैंट पहुंचते हैं, यानी कि दोनों प्राइवेट जासूस हैं। वो दिल्ली कैंट पहुंचते हैं जहां के जिस फ्लैट के अंदर जो है लूसी का जो है सुसाइड हुआ था, और कुणाल के फ्लैट के सामने ही ऑटो से उतरते हैं। दलजीत, यार हमें सबसे पहले यहाँ आसपास की दुकानों में चलना चाहिए ताकि कुछ क्लू मिल सके। आसपास का माहौल भी
देख लेते हैं। जय, अरे यार दलजीत, वो देख बुरखे वाली औरत, वो देख उसी तरफ से आ रही है। तुम्हें याद है ना, बलवंत राय ने एसीपी साहब को बताया था, हो सकता है कि ये इस केस की आखिरी कड़ी हो। जा तू एक काम कर, इस लड़की को बेनकाब कर, मेरी मतलब है कि इसको बुर्का उठाने को कह ताकि हम पहचान सके। चल जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। दलजीत, यार जय, तू जूते पड़वाएगा, मेरे को लग रहा है तू जूते पड़वाएगा। मैं ये काम नहीं करूँगा। ये पकड़ लूसी की फ़ोटो और उस लड़की से पूछ कि क्या वो इस फोटो वाली लड़की को जानती है। बस हमें उसकी शक्ल देखने का मौका मिल जाएगा। यार देख, वो हमारी तरफ आ रही है, देख कितनी नज़दीक आ गई है। जय और दलजीत उस महिला के पीछे पीछे चल दिए। इतने में जय ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जरा रुकिए महतरमा। बस इतना कहना था कि उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। इतने में ही जय की हालत खराब हो गई। वो सोच रहा था कि यार उसने उस लड़की को रोक तो दिया है, पर उससे कहूँगा क्या। जय को बहुत अटपटा लग रहा था। उसके मुंह से निकल गया, जय, आपको वो सरदार जी बुला रहे हैं। वो लड़की सरदार जी के पास जाकर रुक गई। लड़की, क्या बात है सरदार जी, की गल है, आपने मुझे बुलाया, बोलो बोलो क्या काम है। दलजीत, मैंने आपको नहीं बुलाया, ये शरारत इन्हीं मासे की है। लड़की, लगता है कि तुम दोनों ही, क्या तुम्हारी खाल मसाल मांग रही है, चिल्लाऊं क्या। ऐसे चलते फिरते लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। उतारूं सैंडल और चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करूं लोगों को। क्या तुम्हारी बहन बेटी माँ नहीं है, बेशरम। दलजीत, इसको माँ भी है, इसकी बहन भी है और बीवी नहीं है, इसलिए बेचारा परेशान हो रहा है। अगर आप इसे बेचारे का साथ दे दें तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और चैन से जी लेगा। सर जी दोबारा को की कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा जी, मैं तो कह रहा है इसकी माँ भी हैगी, भैन भी हैगी, पर बीवी नहीं है यदि, इसलिए बेचारा परेशान हो रहा है। अगर आप इस बेचारे का साथ दे दें तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और चैन से जी लेगा। लड़की, क्या कहा। दलजीत, वही जो आपने सुना, बस फिर क्या था। उनकी तकरार से कुछ ही देर में लोग जमा हो गए। उसमें से एक महिला ने पूछा कि तकरार की क्या वजह है, और आदमियों ने भी पूछा कि क्या वजह है झगड़े की। एक ने तो ये भी कह दिया, क्यों चिल्लाकर सारा मोहल्ला जमा कर लिया, अगर आपस का झगड़ा है तो घर बैठकर सुलझा लो। लड़की, अरे ये हमारे कुछ भी नहीं लगते, ये तो हमें रास्ते में रोककर हमें तंग कर रहे हैं। इतने में दलजीत को लगा कि बात पड़ रही है और बात को जल्दी संभालना होगा, नहीं तो जूते पड़े ही जाएंगे। दलजीत, अरे भाई साहब, ये मियाँ बीबी का आपस का झगड़ा है, मैं बताता हूँ। हम ये सामने वाली तीसरी मंजिल पर रहते हैं जहाँ ताला लगा है। जरा सी बात पर भाभी जी नाराज हो गई और लगी अपनी खाला के घर। भाई साहब तो ये कह रहे थे कि अपनी खाला के घर मत जाओ क्योंकि उनके सर में दर्द है। उन्होंने गुस्सा छोड़कर हमारे लिए और अपने लिए चाय बनाने को कह दिया, इसलिए भाभी जी और गुस्से में आ गई। अब नाराज होकर मैके जाने को कह रही है और तलाक मांग रही है। हम तो इन्हें जाने से रोक रहे थे, बस इतनी सी बात है। लड़की, हाय हाय, ऐसे इल्जाम लगाते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आती। इन दोनों का मुझसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तुम लोग जानते हो या पुलिस को बुलाऊं। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत, हाय हाय, इसके तेवर तो देखो, अपने शोहर से कोई ऐसे बातें करता है, ये तो बहुत ही बेशरम है। अरे
सब लोग वहाँ से चलो, ये इनका आपस का मामला है। हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलो चलो बेटा, जाओ जाओ बेटा जाओ। सब एक एक करके वहाँ से चले गए और उस लड़की की बात किसी ने नहीं सुनी। इतने में वो रोने लगी और बैठ गई। जय उस लड़की के पास गया। जय, बहन जी आप रोइए मत, हम तो यहाँ सरकारी काम से आए थे और ये सब हमने लोगों से बचने के लिए किया, अब हम जा रहे हैं। लड़की, तो आपने हमें सबके सामने जलील क्यों किया? पहले सबके सामने हमें अपनी बेगम कहा और अब बहन कह रहे हो। अब तो आपको मुझसे निकाह करना ही होगा, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला जमा कर लूँगी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे अपनी बेगम कहा। जय और दलजीत को लगा कि मुसीबत गले पड़ गई। आज तो मुसीबत गले पड़ गई, भाई क्या करेंगे। दलजीत, देखिए हम दोनों शादीशुदा हैं और हमारे बच्चे भी हैं। हमने लोगों से बचने के लिए आपको बेगम कहा था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों जासूस हैं और एक लड़की की तहकीकात कर रहे हैं। वो लड़की बुरखे वाली थी और हमें लगा कि आप वो लड़की है। क्या आप इस फोटो वाली लड़की को पहचानती हैं? लड़की, हम क्या, इसे तो सारी दुनिया जानती है। ये तो लूसी है, इसकी हत्या हो चुकी है और पुलिस इसके कातिल को ढूंढ रही है। और कुछ पूछना है या मैं जाऊं? जय, आप हमें अपना चेहरा दिखा दो तो हमें तसल्ली हो जाएगी। लड़की, क्या कहा? अपना चेहरा दिखा दूं? जय, हाँ, अपने चेहरे से नकाब हटा दीजिए। लड़की, देखिए दलजीत भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं इनकी बेगम हूँ। दलजीत, यार ऐसा नहीं लगना चाहिए था, आखिर वो भी किसी की अमानत है। पर आप भाईजान को अपना चेहरा दिखा दीजिए, इनको इत्मीनान हो जाएगा और इम्तिहान में पास हो जाएंगे और हमारा वहम दूर हो जाएगा। अब हम इतने नज़दीक से बात कर ही रहे हैं तो कैसा पर्दा। लड़की, दलजीत भाई साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके कहने पर मैं नकाब हटा दूंगी, पर आपको मेरी शर्त माननी होगी। दलजीत, हाँ हाँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है, बोलिए। लड़की, हम अपने शौहर के सिवा किसी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते। अगर आप हमारा चेहरा देखना चाहते हैं तो इन्हें हमें अपनी बेगम कबूल करना होगा। सौदा घाटे का नहीं है, आपका काम भी हो जाएगा और हमारी बात भी रह जाएगी। यदि आप हमें 3 बार कबूल यानी कि कबूल कह देंगे तो हम आपके साथ आपकी बेगम की तरह रहेंगे। चलिए मैं पहले कह देती हूँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब आप भी कह दीजिए, वरना मैं तो चली अपनी माँ के घर। जय, 1 मिनट ठहरिए। यार दलजीत, क्या तुझे लगता है कि ये इस लड़की के पास सच में कोई क्लू होगा या इसका कोई ताल्लुक लूसी के केस से है या नहीं? यार ये लड़की तो चेपू है। यार तेरी भरजाई क्या कहेगी? दलजीत, जय, कभी कभी यार गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है यार, तू समझा कर। हम कौन सा सचमुच में निकाह कर रहे हैं? हम जासूसों का तो काम ही यही है, वो करना पड़ता है यार। घर चलकर प्यार से सारी बातें पूछ लेंगे और फिर घर से निकाल देंगे। नहीं मानी तो 5 या 10 हज़ार देकर रफा दफा कर देंगे, ठीक है ना? जय, चल ठीक है यार, पर तू मेरे नाल कार चली। दलजीत, यार तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल चलूँगा। मैं आप भरजाई नू सारी गल दस दांगा, तू घबराना। हुण चल, जिवें वो कहंदी है ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ ਲਈ यार जो कहती है, की फर्क पेगा। जय, जी बेगम साहिबा,
आपकी शर्त हमें मंजूर है। लड़की, अच्छा ठीक है, तो आप 3 बार बोलिए, मुझे निकाह कबूल है, जय कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस अब तो चेहरा दिखा दीजिए। लड़की, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आपने हमें बेगम कबूल किया है, जरा सब्र तो कीजिए, अब घर चलिए। अब डर किस बात का है, पकड़िए हमारा हाथ और चलिए घर चलकर नकाब उठाकर पूरा चेहरा भी भरकर देख लीजिएगा। वो लोग ऑटो से घर जाते हैं जो मानसरोवर में है। जय, आओ बेगम, हमारे गरीब खाने में पधारिए। आज तो जल्दी तो हमारी खैर नहीं। अरे बेटा मुकुंद, तेरी मम्मी कहाँ है? मुकुंद, पापा मम्मी तो सुबह से गई हुई है, वो कह रही थी कि उन्हें अपनी सहेली के घर जाना है। पापा ये मच्छरदानी में कौन है? जय, बेटा ये मच्छरदानी नहीं है, ये बुरखे में तेरी नई मम्मी है। अच्छा हुआ तेरी मम्मी इस समय घर पर नहीं है, इनको मम्मी के कमरे में ले जा और उनके कपड़े दे देना और ये चेंज कर लेगी। जाओ आप कपड़े बदल लो। मुकुंद उन्हें कमरे में ले जाता है, कपड़े दे देता है। लड़की, बेटा ये सफ़ेद सूट कैसा रहेगा? अच्छा तुम बाहर जाकर पापा के साथ बैठो, हम अभी आते हैं। मित्रों, आज का कॉमेडी जो था बहुत सुंदर था। तो आज जो है लूसी हत्याकांड का ये भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी लूसी हत्याकांड मनोरंजन से भरपूर।